पीड़ित क्यों बोल रही है महिला लव मैरिज, लव जिहाद में इन चीजों को नहीं की। लव तो किसी से भी अगर लव मैरिज अगर हिंदू हिंदू से करे तो भी समस्याएं आती है, एक जाति से दूसरे जाति में कर लीजिए तब भी समस्या आती है। नहीं है, महिलाओं को ही लेके चलना ऐसा नहीं है, पुरुष भी परेशान है। क्योंकि 12 घंटे में अगर किसी को किडनैप करके मर्डर करना रहेगा तो 12 घंटे, तो ये क्या एक तरह से मेंटल प्रेशर नहीं है, टॉर्चर नहीं है। उन विक्टिमों को भी जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टी टॉक विद एसपी में। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता झा। आज हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस एडवोकेट रक्षिता मिश्रा जी। रक्षिता मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थोड़ा सा मैं बता दूं, रक्षिता जी जो हैं जुडिशरी के मामले में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रखती हैं, इन मामलों को काफ़ी बारीकियों से सुलझाती हैं। ये अभी दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों को हैंडल कर रही हैं। बाकी ये अपने बारे में थोड़ा सा आप लोग को विस्तार से बताएंगी। रक्षिता जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि अभी आप कौन कौन से मामले देख रही हैं और कहाँ पे हैं। दरअसल मेरा एक्सपर्टीज़ जो है वो फीमेल रिलेटेड मैटर्स का है, क्योंकि मैं दिल्ली महिला आयोग के रेप क्राइसिस सेल से एसोसिएटेड रही हूँ। रेप क्राइसिस सेल में मैं एज अ लीगल सुपरवाइज़र काम की हूँ। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं पॉक्सो कोर्ट में काफ़ी दिनों तक प्रोसिक्यूशन के साथ रही हूँ, उनको असिस्ट की हूँ प्रोसिक्यूटर्स को। और फिर उसके बाद मैं DLS से दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, अच्छा, जो नालसा के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे मैं उनको असिस्ट करती हूँ। मैंने एज अ लॉयर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और ASJ पैनल है जिसमें मैं अभी अपना सेवा दे रही हूँ। ASJ पैनल जो होता है वो एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में जो मैटर्स आते हैं एक्यूज से रिलेटेड, उनको मैं लीगल एड प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा, ये जो निर्भया कांड हुआ था जी, तो उसको आपके भी इसमें उसका आया किस तरीके से आप लोग? निर्भया कांड को तो मैंने नहीं किया है। उस समय ये रेप क्राइसिस सेल उसके बाद ही बहुत एक्टिवली काम करना शुरू किया है। निर्भया एक नज़ीर था जो कि बहुत ही दुखद था। इसके बाद दिल्ली सरकार बहुत एक्टिवली काम की थी, जिसके तहत 181 की सुविधा महिलाओं को मिला कि ऐसी कोई बात है तो 181 पे वो आराम से फ़ोन करके फिंगर टिप पे आ गया सारा चीज़। और इस तरह से रेप क्राइसिस सेल का गठन हुआ और इसके तहत पॉक्सो कोर्ट बहुत दिल्ली में बनाया गया, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनको अलग तरीके से मैटर गवाही कराना होता है। बहुत दिक्कत होती है। गवाही जो है वो ऐसा नहीं हो कि उसके साइड से उनको जस्टिस ना मिले, इसलिए हम प्रोसिक्यूशन और डिफेंस बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करते हैं इसमें, जो छोटे बच्चे होते हैं। अच्छा, जुडिशरी के मामलों में हम चर्चा करेंगे एक के बाद एक, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपनी स्कूलिंग और स्कूल की जर्नी और वहाँ से आपका रुझाव इस जुडिशरी की तरफ कैसे आया। एक होता है कि कैरियर किसी रैंडमली फील्ड चेंज हो गए, होता है कि शुरू से आपका रुझाव रहा, थोड़ा सा वो बताइए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत ही ऐसा सवाल पूछा है आपने। जनरली इस तरह का सवाल मुझे नहीं मिलता, क्योंकि जनरली मुझे एज अ लॉयर ही लोग देखते हैं और प्रेजेंट होती हूँ मैं। ये स्कूल से जो बातें आपने पूछी और मेरे मर्म को छू दिया। दरअसल ये मेरा स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुआ, जवाहर नवोदय विद्यालय। और हमारे सुबह का जो प्रार्थना होता था वो बहुत ही अच्छा प्रार्थना था। हम नवयुग की नई भारती नई आरती, हम स्वराज की ऋचा नवल। तो वो स्वराज जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि स्वराज को अगर फिर से स्थापित करना है, क्योंकि गुलामी काफ़ी दिन देखे हैं जी, तो स्वराज को अगर स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी मुक्त करना होगा, अपनी मानसिकता को मुक्त करना होगा। बहुत सारी मानसिक स्तर पे हम लोगों का बहुत ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम अभी भी गुलाम रहे हैं। तो जुडिशरी एक बहुत बड़ा एक माध्यम था जिसके तहत में जुड़ करके पहले महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरणा दी। मैं पहले NGO में भी काफ़ी दिनों तक रही हूँ, जहाँ पे मैं जा के कैंप लगाती थी। उस समय 181 और ये रेप क्राइसिस सेल और डोमेस्टिक वायलेंस
की बातें जानती भी नहीं थी महिलाएं कि कैसे रिकॉर्ड्स किया जाए, जस्टिस सिस्टम को कैसे अवेल किया जाए। बहुत मुश्किल था उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। हम लोग मोबिलाइज़र लोग ताली बजा बजा के सबको इकट्ठा करते थे और धूप में हम लोग बैठ करके उनको अवेयरनेस कैंप देते थे, महिलाओं को जोड़ते थे अपने आप से कि भाई आप लोगों का जो भी समस्या है, जो भी मसला है, लेकर आगे आइए। अब प्रखरता से मुझे आज भी याद है कि मैं एक प्रोजेक्ट के तहत ह्यूमन राइट कमीशन के से उन्होंने मुझे भेजा था। मैं राजस्थान गई थी, झुंझुनू, और जब वहाँ गई तो वहाँ की महिलाएं आंगनबाड़ी में हम लोग जब कनेक्ट होना चाहते थे तो वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस बहुत ज़्यादा था, लेकिन महिलाएं कोई आती ही नहीं थी सामने बोलने के लिए, कोई मुझे तैयार लगता है ही आज नहीं भी थी। महिलाएं जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे अगर हम देखें तो 100 में से 80 लोगों से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हमें नजर आ जाएगा। बिल्कुल आता और है। उसमें से मुझे लगता है 2-4 ही आगे बढ़ के बोलती होंगी, और जो 2-4 आगे बढ़ के बोलती उसमें से भी मुझे लगता है जो 4 अगर आगे बढ़ के बोलती तो 3 जो है मिसयूज कर रही होती हैं, जेन्युइन जो है वो आज भी आवाज नहीं उठाती। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसके पीछे कई सामाजिक फैक्टर्स भी हैं। मेरे पास मुझे एक उदाहरण याद आ गया। एक महिला आई मेरे पास, उसकी पूरे आँखों में नील पड़ा हुआ था। जब मैंने बोला, उसको बहुत प्रमोट किया, बहुत उसको झंझोड़ा कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया ये, तो उसने कहा कि ये तो रोज़ का है, मेरा पति पी के आता है, मुझे मारता है। अच्छा। मैंने कहा कि तुम फिर न्यायालय क्यों नहीं आती, पुलिस को क्यों नहीं अपना कंप्लेन देती हो? तो उसने जवाब दिया, कमा के तो वही लाता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाना भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। मतलब इसके पीछे महिलाएं आगे नहीं आती है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा या तो जुडिशरी सिस्टम जो है वो स्लो है, या तो इसको स्लो बना दिया गया है। आप इस पे क्या कहती हैं? उसका मैं एक उदाहरण पे भी जाऊंगी। ये दोनों ही बातें हैं। जुडिशरी वाकई में प्रैक्टिकली भी कुछ स्लो है और बना भी दिया गया है। बना इसलिए दिया गया है, मैं कहूँगी दिल्ली की स्थिति तो फिर भी बहुत सही चल रही है कि केसेस ठीक ठाक निपटता है, लेकिन आप चले जाइए, मैं जहाँ से आती हूँ, मैं ऐसे प्रदेश से आती हूँ जो बिहार, जहाँ पे महिलाएं कोर्ट जाने से बेहतर समझती हैं कि भाई घर में ही पैर हाथ पकड़ के माफ़ी मांग लिया जाए और निपटारा यहीं किस तरह से जिंदगी काट ली जाए, अगले जन्म का इंतजार करने या फिर बेटा बड़ा होगा, बेटी बड़े होगा, हम संस्कार बेटी को अच्छा दे देंगे, बेटा को अच्छा दे देंगे, उम्मीद से वो पूरा न्याय पा लेती हैं। उनकी उम्मीद ही न्याय है। कहीं सामाजिक प्रेशर भी रहता है कि समाज क्या कहेगा, उनके माँ बाप को क्या कहेगा, समाज में उनके माँ बाप की इज्जत होती है। प्रेशर जो बिहार में जो टैबू है ना, कानून में न्यायालय जाना, और वो लोग पसंद नहीं करते जाना, ये बात सच है। लेकिन वहाँ पे कानून बहुत स्लो है, और दिल्ली में भी कानून बहुत स्लो है। मैंने देखा है कई मैटर्स में इंटरिम मेंटेनेंस जो है, वो अंतरिम मेंटेनेंस जिसको कहा जाता है, अंतरिम शब्द ही ऐसा है कि महिलाएं अगर न्यायालय आई हैं तो उनको तुरंत मिलना चाहिए पैसा, ताकि ये व्यवस्था ही इसलिए किया गया, इसके पीछे जुरिस्प्रूडेंस ही यही है कि भाई महिला कहाँ से लाएंगी पैसा, कानून का जो आप भाई ठीक है आपको ऐसे तमाम उदाहरण है जब महिलाएं जो डाइवोर्स केस फाइल करती हैं। एक तो बहुत हिम्मत चाहिए। अब मुझे तो लगता है अगर 80 लोगों को लेने का मन हो तो उस 80 में से मुझे लगता है 2 लोग ही हिम्मत करके बाहर जाती हैं, वरना वो सोचती है इतनी जिंदगी कट गई, बची हुई जिंदगी भी काट लेंगे। मैं ये पढ़े लिखे वर्ग की बात करूँ, मतलब पढ़े लिखे नहीं कह सकते, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या वर्किंग तबके की मैं बात करूँ, चाहे वो आपके घर की खाना बनाने वाली हो, सफाई वाली हो, या फिर कोई MNCs में हो, कोई बड़े बड़े ओहदे पे काम करने वाली महिला हो, वो भी नहीं जाती। लेकिन वो डाइवोर्स प्रोसेस में इतना समय लग जाता है कि बार बार उस डेट पे जाना या वहाँ जाना, काम छुट्टी लेना, हर चीज़ उनके ऑफिस में हर जगह ये बात कहीं ना कहीं आ जाती है कि अगर आप बार बार किसी चीज़ के लिए छुट्टी ले रहे हो, हर जगह ये बात आती है। तो वो इन चीज़ों को भी फेस कर रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि हमारे जुडिशरी सिस्टम को इसमें किस तरह के बदलाव लाने चाहिए? मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया था अंतरिम मेंटेनेंस का, ये प्रावधान थोड़ा मैं बताना इसलिए चाह रही थी कि अंतरिम भुगतान जो किया जाता है 125 में या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में, वो इसलिए किया जाता है कि हिंदू महिलाएं जो हैं 7 पीढ़ों में बंधी होती हैं, और उनको माना जाता है, ये पर्सनल लॉ जो है, बिल्कुल पर्सनल लॉ जो है वो गाइड होता है यहाँ के आध्यात्मिक बातों से। तो ऐसा माना जाता है कि जो पति हैं वो जो कमाते हैं उसमें महिलाओं का अधिकार है।
तो अंतरिम भुगतान जो किया जाता है जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि महिला कोर्ट तक आ सके, आने जाने का खर्चा हो। आप एक बात सोचिए, जो बच्ची अपनी माँ के पास है, अपने पिताजी के पास है, और सामाजिक दबाव उसके ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो ये तो अपना ससुराल छोड़ दी, जो पति के यहाँ नहीं बसी है तो यहाँ कैसे रहेगी, ये सब बातें आ जाती है। वो ना तो अपनी माता को ज़्यादा बोल पाती है, क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं, तो वो नहीं शेयर कर पाती। फैमिली पे भी एक प्रेशर पड़ जाता है, बहुत घुटन होता है। और जब कोर्ट में आती हैं, और मुझे लगता है जो डाइवोर्स ना भी लेती अगर मायके में जाके 1 महीने रह जाए तो क्या हुआ, अब काफी दिन कब जा रही हो ससुराल, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ससुराल कब जा रही हो। वो सवाल बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एक मसला है जिसको देखना चाहिए कि कैसे हम लोग सभी अगर इस पे विचार करेंगे तो कुछ ना कुछ निदान निकलेगा। और डिवोर्स केस जो है वो तो इतनी ज़्यादा पेंडेंसी, और ऐसा नहीं है, रिपोर्टेड केस अब बढ़ा है, 498 का केसेस ये सब लोग अब करने लगे हैं। दिल्ली में तो हो रहा है, बिहार का मैं इसलिए बोल रही हूँ, बिहार में अगर आप 498 का डालेंगे और एक समन जारी कर, वो एक लाल रंग के कपड़े में समन दबा रहता है। जब आप थोड़ा सा कुछ मैं ओपनली क्या बोलूँ, वहाँ का सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है कि पेशकार हैं या और लोग हैं, उन लोगों को अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, करना पड़ता है। मेरे पास मेरी ही एक विद्यार्थी का फ़ोन आया कि मेरा एक समन जाना है और अभी तक गया नहीं है, पटना में जाके कहीं अटक गया है। वो अटकना को खुलवाने के लिए जो मेहनत लगी और जो बुद्धि लगा, बहुत ही मुश्किल था। तो ये सब चीज़ें एक ठीक है, दिल्ली केंद्र है तो यहाँ पे तो फिर भी ठीक है। चले जाइए उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, या चले जाइए राजस्थान में बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा है। वहाँ से बच्चियों को ट्रैफिकिंग के थ्रू लाते हैं, वहाँ पे शादी करा दिया जाता है, और फिर उसके बाद घरेलू हिंसा का वो। इसमें एक और इशू आ रहे हैं, आप जब डाइवोर्स केस पे आप काम रही भी देखते होंगे कि जब डाइवोर्स केस फाइल होते हैं तो अगर म्यूचुअल नहीं मिल रहा है तो कहा जाता है कि पहले कोर्ट जो प्रावधान देती है कि 6 मंथ्स जाके रहो, आप सरवाइव करके देखो, वहाँ रह के देखो, तो ये क्या एक तरह से मेंटल प्रेशर नहीं है, टॉर्चर नहीं है? जो अगर 2 साल 1.5 साल से सेपरेट रह रहे हैं ऑलरेडी, अब जब वो फाइल किए हैं, अगर उनके अंदर सामंजस्य बैठना होता तो वो 1-1.5 साल के अंदर ही बैठ गया रहता। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो बुद्धिजीवी लोग काफ़ी उस पर रिसर्च करके तब उसको बनाया जाता है। जहाँ तक आप ये सवाल पूछी हैं, इसका मेरी तरफ से उत्तर ये है कि ये प्रावधान बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके पीछे कारण ये है, उद्देश्य ये है, कारण नहीं, उद्देश्य ये है कि ऐसा माना जाता है कि परिवार जो है, परिवार सिस्टम जो है वो बना रहे। हम लोगों का परिवार जो एकल परिवार हम लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है, भारतीय समाज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग दादा दादी, चाचा चाची, सामाजिक प्रेशर, दबाव, इसका ये तो अब तो एकल परिवार हो गया ना। ये जो 6 महीने रहने की बात होती है साथ में, वो तो हस्बैंड के साथ अगर है तो एकल ही रह रहे हो। सास ससुर तो भी ज्वाइंट फैमिली या गांव में तो जाके रहने नहीं बोला जा रहा। ये हमारे संस्कृति रहने वाला भी सेफ हो जाए ना, कि ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो कम से कम जिंदा बचे रहेंगे, ऐसे तो रहने वाला अनसेफ फील करेगा। हमारे संस्कृति को बचाने का एक प्रयास है, परिवार सिस्टम ना टूटे। इसमें मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। एक बच्ची हमारे नवोदय ही परिवेश की थी, मैं नाम नहीं खोलूँगी, उनकी एक बहन थी, और मुझे कहा कि आप ज़रा इसका देखिए, मैट्रिमोनियल इश्यूज़ है। वहाँ पे मेन मुद्दा कुछ था ही नहीं। मेन मुद्दा था कि दोनों में कुछ ईगो प्रॉब्लम थी, और जब दोनों को स्पिरिचुअलिटी के तहत समझाया गया तो आज दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और टचवुड दे आर ड्वेलिंग अ वेरी गुड लाइफ। तो ये एक तरह से अच्छा प्रयास है कि परिवार सिस्टम ख़त्म ना हो। ये एक चेष्टा है हमारे जुडिशरी का, और ये होना भी चाहिए, लेकिन मैकेनिकली नहीं होना चाहिए। जी। जो वहाँ पे बैठे होते हैं मीडिएटर, उनको एक्सपर्ट की तरह एक बहुत अच्छा माने उनको एक्सपर्ट का, उनको अपना दायित्व एज अ लॉयर नहीं समझना चाहिए, एज अ काउंसलर नहीं समझना चाहिए, स्पिरिचुअल गाइड के रूप में समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों को रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, परिवार होना चाहिए, शादी निभाना चाहिए, और शादी निभाने का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर समझा दिया जाए तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा कि निभाने का एक
पैटर्न है। अच्छा, एक सवाल है कि आम औरत, ये तो हमने पढ़े लिखे तबके की बात की जो वहां तक पहुंच सकते हैं, मतलब एक आम औरत जो हम देखते हैं कि भारत की जो आबादी है उसमें आम औरतों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो उनके लिए कोई भी इंसाफ, सिर्फ डाइवोर्स केस नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इंसाफ के दरवाजे होते, कई सारे शिकायतें होती, तो उनके लिए आम इंसाफ मिलना आपकी नज़र में किस तरीके के, आसान है या अभी भी बहुत मुश्किल बना हुआ है? इंसाफ की जहाँ तक बात कहते हैं तो कई बार मैं निशब्द हो जाती हूँ कि मेरे पास कोई उपाय ही नहीं लगता, क्योंकि उनको किस तरह से जोड़ा जाए जुडिशरी के लिए ये मुझे समझ ही नहीं आता। जैसे मुस्लिम महिलाएं जी, मुस्लिम महिलाओं में पैतृक संपत्ति का कोई प्रावधान ही नहीं होता, पति डिवोर्स दे रहा है, वहाँ वो जाएंगी तो कहाँ रहेंगी, तो बहुत उन लोगों के साथ बहुत समस्या है। हिंदुओं में भी अगर देखा जाए, मैं कॉमन लॉ सिस्टम अगर होता तो भाई दोनों साथ चलता है, हिंदुओं में भी अलग तरह का प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसका ठीक है आप केस डालते हो, एक जो लड़की जाती है केस डालने, वो अब थोड़ा सा ब्लेंड हो गया है जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। वही महिलाएं जाती हैं जिनका कुछ ना कुछ ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो मेरे सामने जितनी बातें आती हैं उसमें ये भी एक आयाम होता है, ये भी एक सोचने वाले बात है कि ऐसी महिलाओं भी जुडिशरी में पहुंचती हैं जिनका एक हिडन एजेंडा होता है कि भाई पैसे लेने हैं, डोमेस्टिक वायलेंस दे दो कर। इससे क्या होता है कि जो वाकई में पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो जाती हैं, जाते ही नहीं, बहुत सारी उपेक्षित हो जाती हैं। जुडिशरी फिर मैकेनिकली काम करने लगता है कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही। तो एक इस चीज़ को एक फिल्टर करने की ज़रूरत है। एक जैसे मिनी ट्रायल टाइप का अगर बना दिया जाए कि पहले काउंसलिंग करो, फिर काउंसलिंग के बाद अगर बात नहीं बनती है, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी जो है मेंटेनेंस देने की बात करती है, बहुत सारी महिलाएं मेंटेनेंस के लिए करती हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस मेंटेनेंस की जगह ऐसे बदलाव नहीं होने चाहिए कि जिन्होंने फाइल किया वास्तव में उन्हें प्रॉब्लम है या नहीं। महिलाओं को ना मायके जाके रहना हो ना ससुराल, उनके लिए एक अलग, हर कोई कुछ ना कुछ तो कर सकता है, पढ़ी लिखी नहीं है तो भी वो किसी काम के लायक तो होंगी ही, कोई काम तो कर ही सकती हैं। कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए उनके लिए, ऐसे होम्स बनाए जाए कि वहाँ उनकी जो भी उनका प्रोफेशनल स्किल है, बर्तन ही धोना, मैं बोलती हूँ बर्तन तो धो सकती है ना, उसी के लिए कोई पढ़ी लिखी उनको उस तरह का जॉब वहाँ पे दे के उनसे उस काम लिया जाए और उनको अपने स्किल डेवलप करके कमाने के लिए। क्योंकि अगर मेंटेनेंस की बात है, अगर आज के डेट में देखें तो बहुत सारे लड़के भी इससे पीड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको अगर आप एक सेटल लॉ बनाना चाहती हैं, इस तरीका का बहुत अच्छा ये एक विकल्प है कि इसमें आत्मविश्वास जगेगा, इसमें लड़कियों में अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, सब कुछ ठीक है, अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आप अलग हो रही हैं तो अपने भरोसे अलग हो रही हैं, तो मेंटेनेंस जिससे ले रही, जिससे रिश्ता तोड़ रही, आप उसी के पैसे क्यों ले रही हैं? नहीं, यहाँ पे अपने भरोसे नहीं अलग हो रही हैं, परिस्थिति ऐसे जनित किया जाता है। परिस्थिति तो हुआ है, ठीक है, मैं मानती हूँ, पर उस परिस्थिति में अगर आप मेंटेनेंस का पैसा ले रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को पिता रखने को तैयार नहीं होता है, उसकी फैमिली भी तैयार, तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि मेंटेनेंस या उसकी देवी मकान ना लेके वो उनको इस तरह से प्रावधान होना चाहिए, उनके स्किल्स पे उनको उनके हार्ड अर्न मनी मिले कि वो कुछ भी कर सके, उसके पैसे से वो अपना चला सके। बहुत अच्छा सोच है, ये बहुत अच्छा सोच है, इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन जिम्मेवारी कभी भी पुरुष को देना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरुष एक स्ट्रॉन्ग स्टेक है हमारे समाज का। ऐसे तो कोई भी महिलाएं सशक्त होती जाएंगी, पुरुष अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते जाएंगे। नहीं तो पुरुष शादी में उसके बाद वो भी अकेले रह के अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ना। नहीं, शादी के बंधन में आए हैं तो दोनों को साथ चलना है। नहीं तो बच्चे के खर्चे के लिए अलग से एक बना दिया जाए कि बच्चे अगर मान लीजिए जिसके बच्चे नहीं हैं तो महिलाएं भी अलग रहे, पुरुष भी अलग रहे, सब अपने अपने खर्चे उठाए, वो अपने परिवार का उठाए। मान लीजिए जिम्मेदारी में उसके बाद क्या बचती है, माता पिता, ससुराल का पक्ष, मायके का पक्ष, तो वो अपने पक्ष की जिम्मेदारी लो, अपने पक्ष। सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि कुछ ऐसे जॉब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कुछ ऐसा होम शेल्टर बनना चाहिए कि वहाँ से वो ऐसे केस अपने आप जो इस तरह के फालतू केस आ जाते हैं कि जो मतलब सच में बाद में पता चलता है कि महिलाओं की गलती है, अपने आप बंद हो जाएंगे। फिर तब वही केस आगे आएंगे जो महिलाएं वास्तव में पीड़ित है, उनको ही सही तरीके से आगे आएंगी। इसके लिए सवाल उत्तर जो है मेरा सवाल के रूप में, पीड़ित क्यों बोल रही हैं महिला पीड़ित? महिलाएं पीड़ित इसलिए कि जो वास्तव में झेल रही हैं ऐसे डाइवोर्स के लिए फाइल, मान लीजिए 10 केस हुए, हो सकता है उस 10 में से 8 जो हो वास्तव में, क्योंकि आज के डेट में ऐसा ही हो रहा है, जो वास्तव में पीड़ित है
वो इतने लंबे और इतनी चीजें सुन के वो जाती ही नहीं कोर्ट नहीं, तक। मेरा शब्द था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात कर रही हूँ, पीड़ा। पीड़ा, महिलाओं को क्यों पीड़ित बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि महिलाओं के अंदर जो सहन शक्ति, जैसे धरती है, धरती को माँ बोला जाता है, ऐसे महिलाओं के अंदर सहन शक्ति होती है। तो जो महिलाएं के पास सहन शक्ति होती है ना, वही पीड़ित होती हैं। जो तुरंत चली जाती है वो तो पीड़ित हो ही नहीं पाती, वो तो तुरंत हुआ, तुरंत चली गई, उसके बाद वो पीड़ित करती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो पीड़ा होता है ना, वो बहुत ही आत्मीय स्तर पे होता है। और वो क्यों होता है? दो जो हम लोग कैटेगरी किए हैं लीगल इस तरीके से, मेंटल, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, और ये जो दोनों तत्व है, किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है कि किसी भी पुरुष को, क्या किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल। कि किसी दूसरे प्राणी को मारे, बिल्कुल, पीटे, उसको ऐसा टॉर्चर करे, खाना ना दे उसको। तो ये सब सारे चीज़ जो डोमेस्टिक वायलेंस एक छत के नीचे एक औरत सहती है, इसके लिए मेंटेनेंस का प्रावधान, मेंटेनेंस जो आया है। इस पे एक मूवी भी आई थी, थप्पड़। हाँ। एक थप्पड़ का उसने डाइवोर्स देने का किया था। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल लाइफ में देखें तो इंडियन सोसाइटी में आप बात करेंगे तो इंडियन सोसाइटी में मुझे लगता है आप भी अपने माता पिता से बोलेंगे कि गलती से गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया तो नहीं, इसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, देख लो बात बन गई, दूसरी बार माफी तो मांग रहा है, क्योंकि उसमें भी सेम यही चीज हुआ था। मगर ऐसा भी हमारे पास मसला आता है जिसमें 1 महीना 2 महीना अगर औरत को रख लिया, उसके बाद बोलता है जाओ तुम अपने वहाँ से पैसे लेके आओ, डाउरी लेके आओ। इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल ही मसला पीड़ित है। वो तो वही तो मैं यही बोल रहे हैं, इस तरह की कि ऐसे केस वाले कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं, वो या तो आत्महत्या कर ले रहे हैं अंत तक। पहुंचते हैं बहुत कम केस। हाँ, अगर 100 केस ऐसे बन रहे हैं, अगर आप सर्वे करिएगा देखिएगा 100 केस बन रहे हैं तो 100 में से मुझे लगता है 50 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं जेन्युइन केस। कोई भी औरत जो इस तरह से पीड़ा में होती है, जो कोर्ट पहुंचती भी हैं, मेरे पास कई ऐसे केस हैं जो कोर्ट पहुंचती भी हैं, उनके साथ क्या दिक्कत आती है? कानूनी लड़ाई लड़नी है, मेंटली वो इतना ट्रॉमेटाइज होती हैं क्योंकि उनको दहेज मांगा गया है उनको, और उनके पिताजी माताजी ऐसे कंडीशन में नहीं है कि उनको दिया जाए, और वहाँ जो बातें उनको सुनने को मिला है वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को फील करती हैं, दुखी होती हैं। मेरे पास एक केस है, वो इंटर रिलीजन मैरिज, वर्किंग इन अ वेरी, वो आर्म फोर्स ऑफिसर, आज तक उसको डिवोर्स नहीं मिल पाया। जस्ट इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मुस्लिम लॉ से शादी हुई है, इसलिए डिवोर्स नहीं मिल पाया क्योंकि वो लड़का अरब जा चुका है और वहाँ से उसको प्रॉपरली नोटिस होता है, वो आता नहीं है। और जब तक तलाक का ये प्रावधान है उन लोग मुस्लिम लॉ में, या तो रिनाउंस करेगी, मुसलमान बनेगी, माने छोड़ देगी मुस्लिम धर्म और हिंदू बन जाएगी। अगर हिंदू बन गई उसके बाद क्या है कि हिंदू बनने की एक अलग प्रक्रिया है, मुसलमान छोड़ने की अलग प्रक्रिया है। बिल्कुल। उसके शरीयत लॉ के हिसाब से डिजर्शन, चूंकि महिलाओं को अधिकार ही नहीं है कि आप बंधन छोड़ सकते हैं। आप ये सोचिए कि एक हिंदू लड़की विश्वास पे दूसरे वो इंटर रिलीजन मैरिज की है, मैरिज करने के बाद पता चलता है वो दूसरी औरत के साथ शादी बना लिया, उससे बच्चे कर रहा है, तुम इसको छोड़ दिया, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, उसको डिवोर्स नहीं ले सकती, उसका आधा उम्र बीत चुका है, वो क्या कहे? तो सरकार या कानून कुछ ऐसे परिवर्तन नहीं होने चाहिए? ये तो आप राजीव गांधी के समय एक केस हुआ था, बिल्कुल साहबानो केस। तो साहबानो केस में कभी, वो तो मुस्लिम महिला थी, वो मुस्लिम पीड़ित है, यहाँ पे तो रिलीजन चेंज करके लब जिहाद कह सकते हैं। अब घर वाले तो छोड़ चुके हैं क्योंकि भाई आप रिलीजन छोड़ दी हैं तो अब आप दूसरे जैसे भी रहना है रहो आप। सेम केस दरभंगा शहर का एक कहानी मेरे पास है, अभी फिलहाल रिसेंटली है। उसमें तो उसको कपड़े में मुंह दबा करके मारा जाता था। उसकी एक बेटी भी है, बेटी को अब उसने छोड़ रखा है उसके हस्बैंड के पास, और वो मुस्लिम धर्म अपना ही नहीं, इस वजह से उसको काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। उस लड़की को मोटिवेट करके आज के डेट में वो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में गई आफ्टर मैरिज, बहुत स्ट्रगल करने के बाद नाउ शी इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब। लेकिन बेटी के प्रति जो उसका हुक है उसको कौन रोक सकता है?
बिल्कुल। उस दर्द को कौन समझ सकता है, और इसमें कानून क्या कर सकता है, क्योंकि कानून तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना। आपने जो सवाल पूछा था कि क्या वाकई में जल्दी कानून निपटारा करते हैं, या कानून प्रक्रिया ही इतनी लंबी बनी हुई है। तो कुछ कानून की प्रक्रिया को ऐसी इन जटिलताओं को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो ऐसे बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल कम क्योंकि ये करना लव मैरिज, चाहिए। लव जिहाद में इन चीजों को नहीं, लव तो किसी से भी, अगर आप लव मैरिज अगर हिंदू हिंदू से करें तो भी समस्याएं आती है। अब एक जात से दूसरे जाति में कर लीजिए तब भी समस्या आती है, और समस्या तो आप सेम कास्ट में करिए तब भी आती है, या आप अरेंज मैरिज करिए तब भी आती है। तो समस्याओं को समाधान के लिए अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ महिलाएं ही एक आयाम नहीं है, महिलाओं को ही लेके चलना ऐसा नहीं है, पुरुष भी परेशान है। जी जी बिल्कुल। कई सारी स्थिति में मैंने देखा है कई पुरुष भी परेशान होते हैं। तो जो समाज में हम लोग कानून वाले हैं या मीडिया वाले हैं, एक सिंपोजियम इस तरह से निदान की तरफ एक इशू उठा करके उस पर निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि हाँ भाई, इस समस्या को हम लोग ऐसे करके अगर कोशिश किया जाए। अच्छा, इन तमाम जानकारी का क्या मानना है? ये फास्ट ट्रैक जो है बस एक इल्यूजन है, तारीख पे तारीख मिलती है, या फिर कुछ होता है? इल्यूजन है, मतलब इसका कोई निपटारा नहीं, फास्ट ट्रैक बस बने इससे हैं। अच्छा तो पंचायत सिस्टम था। अच्छा, हाँ, मैं तो यही मानूंगी कि इससे अच्छा पंचायत सिस्टम। 5 पंचों को बैठा दे बिठा और वो दिए, 5 पंच तुरंत फैसला वहाँ कर के देंगे। बुद्धिजीवी लोग थे, और उनके अंदर चूंकि समाज के लोग होते थे, छोटा सा क्लोज इकोनॉमी कहिए, क्लोज सिस्टम था, सबको एक दूसरे के बारे में वो पता करीब था। से जानते भी होंगे कौन सही है कौन गलत, जाने नहीं जाने वो लोग एक रैशनल डिसीजन, और उसको सबको मानना है, मानना रहता था। यहाँ पे तो फास्ट ट्रैक के नाम पर 2017 का पेंडेंसी चल रहा है, आर्ग्यूमेंट खत्म हो चुका है। अच्छा, 2017 से नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, 14 का केस है, आर्ग्यूमेंट खत्म हो चुका है, तारीख पे तारीख बन रही है, तारीख पे तारीख बन रही है, जजमेंट आ नहीं रहा। तो फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है? चार्ज नहीं फ्रेम होता, बिल्कुल बिल्कुल, तारीख पे तारीख मिल रही है। कारण क्या हो सकता है? अगर आपके जुडिशरी सिस्टम में अगर जजेस की कमी है, तो लॉयर प्रावधान है हमारे संविधान में। आप अच्छे अच्छे लॉयर का इंटरव्यू लीजिए, आप बिठा दीजिए उनको स्पेशल कोर्ट बना करके, हमारे संविधान में तो प्रावधान है। अब वकीलों को बनाइए ना। जी बिल्कुल। अब मुझे नहीं लगता कि जज या बनाइए। वकील की कमी है हमारे देश में। हमारे देश में कोई कमी नहीं, स्पेशल कोर्ट कुछ दिन के लिए बना दीजिए, उसको फिर डिमोलिश कर दीजिए, फिर से वो वापस वकील हो गए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है ना, वो तो कर ही सकते हैं मदद, बिल्कुल न्याय व्यवस्था का मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंडेंसी ज्यादा है, नहीं कर पा रहे हैं जजेस, तो भाई आप बनाइए स्पेशल कोर्ट। जितना खर्चा आप करते हैं बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर में, या इतना दिन में तो आप प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं। हाँ, प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, आपको नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक स्पेशल कोर्ट बना दीजिए। जी जी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, ये 498A जो है सेक्शन, ये वास्तव में इससे बेनिफिट हो रहा है, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, या इसका ज्यादा मिसयूज हो रहा है आज के टाइम में? दोनों। दोनों प्रोटेक्शन भी है, किसी भी चीज का दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों हो रहा है। मिसयूज भी हो रहा है, जैसे कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा है, भाई इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, 498 में डालो, दबाव डालो और पैसे ले लो। तो दूसरी शादी बहुत सारे केस आते होंगे। हाँ? तो मतलब आपको क्या लगता है कि 498A का मतलब ज्यादा इससे प्रोटेक्शन मिल पा रहा है, या फिर लोग इसका ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं? देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि अगर एक पीड़ित को भी अगर न्याय मिल रहा है, अच्छा, तो 10 लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो हम लोग अच्छा, थोड़ा सा। अगर मान लीजिए 10, आपने कहा एक पीड़ित को न्याय मिल रहा है, 10 मिसयूज कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ आपके पास 10 केस आए, एक को न्याय मिला, 9 ने मिसयूज किया, अब जिसके साथ मिसयूज किया तो वो 9 भी तो घर बैठा है, पर पीड़ित तो है, उसको चेक करने की जरूरत है, और वो हो सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे देती हूँ। जी जी, मैं 498 का उदाहरण लेके नहीं कहती, मैं 376 या पॉक्सो केस का लेके कहती हूँ। पहले पॉक्सो केस बहुत रजिस्टर्ड होता था, और या 376 बहुत रजिस्टर्ड होता था, उसमें एक्विटल बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि झूठा केस कर देते थे। भाई कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसको बना दिया, कभी किसी से रिवेंज लेना है उसको बना दिया। तो ऐसे केस में कोर्ट जब फील की कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो कोर्ट ने उल्टा कॉम्पनसेशन जो देती थी, पहले निर्भया के बाद एक निर्भया फंड बना चीफ मिनिस्टर फंड के रूप में, जो DLSA में जो पीड़ित बच्चियां होती हैं उनको इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया जाता है, फिर फाइनल कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कोर्ट जो है वो ये डिसाइड की कि नहीं, अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है
तो कॉम्पनसेशन भी वापस करना है और उसको फिर पर्जरी मैंने उसको बुक भी किया जाएगा, फॉल्स एलिगेशन लगाने के लिए बुक भी किया जाएगा। तब से थोड़ा सा इसी तरह 498 में भी अगर दिख रहा है कि भाई गलत हो रहा है किसी के साथ, और वो दिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पुलिस वाले हैं वो एक स्टेक होल्डर हैं, जो जुडिशरी है सबको पता हो जाता है कोर्ट के अंत में जब ट्रायल खत्म होता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो इसके लिए अगर कोई कड़ा कानून अगर लाया जाए तो फिर कहीं ना इसमें कंट्रोल हो जाएगा। ये अच्छा, आपने कहा जो पुलिस वाले हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं तो महिलाएं आगे नहीं आना चाहती हैं, क्या उसमें ऐसा लगता है कि जो पुलिस का प्रोसेस है, पुलिस वैकेशन, उनके जो तमाम सवाल जवाब हैं वो उसमें बाधाएं डाल रही हैं? इसका उदाहरण मैं यूपी से लेके करूँगी। जी जी। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पे दिल्ली जैसा चौकी नहीं बना, चौकी बना हुआ है लेकिन दिल्ली जैसा नहीं है कि यहाँ पे चौकी 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 बना हुआ है। कई सारे चौकी एक एरिया में होते हैं, उसमें एक चौकी इंचार्ज होता है और वो चौकी इंचार्ज जो है वो केस दर्ज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चौकी इंचार्ज के पास जाइएगा केस दर्ज कराने के लिए तो पूरी रात बैठ जाइए, पूरे दिन बैठ जाइए, आपका केस दर्ज नहीं होगा। एसएचओ साहब से मिलने के लिए आपको 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर। तो महिला कहाँ से जाएगी 4 किलोमीटर? एक तो पहले पीड़ित है, यहाँ पे चौकी इंचार्ज केस नहीं ले रहे हैं और एसएचओ के पास जा रही हैं, तो एसएचओ साहब हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जो बहुत बड़ा स्टेट है और अब ये यूपी का मैं बता रही हूँ। बिहार महिला बना हुआ है महिला चौकी, लेकिन कहीं ना कहीं महिला चौकी वो लोग सिर्फ बैठी होती हैं, उनको कोई ज़्यादा जबकि मैं अभी रिसेंटली बता रही हूँ महिलाएं की नियुक्ति यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लेवल की बहुत ज़्यादा नियुक्ति हुई है, लेकिन इस तरह से फंक्शनरी नहीं है। और बिहार की तो बात ही मत पूछिए, वहाँ पे तो अब गांव में पहुँच जाइए, किसी गांव में तो वहाँ पे चौकी में कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे लाइट और बहुत सारे समस्या, एक तो कई सारे सिस्टम, पेपर कलम और बहुत तरह की चीज़ें हैं जो सीआरपीसी बीएनएस में जो लिखा हुआ है पुलिस वाले रिड्यूस करेंगे, भाई कागज ही नहीं है। कुछ कानून प्रोसेस भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी रिसेंट मामला आया, एफआईआर जो है 12 घंटे से पहले दर्ज नहीं की जाती। मुझे भी पता चला, मेरे एक नॉन के फादर खो गए थे, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, एफआईआर नहीं कर रहा है, हम लोग 12 घंटे में उनको ढूंढ लेंगे, ये भी हो सकता है, हमारा लिंक इतना अच्छा है। और सही में एफआईआर दर्ज करने के समय से पहले हमने उन्हें ढूंढ निकाला। तो ये सारे सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है। अगर एफआईआर किसी का इतना तगड़ा लिंक ना हो तो एक आम आदमी है उसके तो मतलब अगर पेरेंट्स कुछ भी हो सकता है, तो इतनी देर में अधिकार है, एफआईआर तो अधिकार है सबका। एफआईआर लेकिन ऐसा प्रोसेस है कि 12 घंटे के बाद दर्ज करेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा प्रोसेस ये कैसा चल रहा है? ये सही नहीं है, क्योंकि 12 घंटे में अगर किसी को किडनैप करके मर्डर करना रहेगा तो 12 घंटा बहुत है। और अभी दिल्ली का ही देखिए ना, मिसिंग रिपोर्टिंग केस बढ़ गया है। बिल्कुल, वैसे पहले भी रिपोर्टिंग होता था लेकिन इस रफ्तार से, इस फ्रिक्वेंसी से नहीं होता था जी। जो अभी जिस रफ्तार से मिसिंग केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये तो गलत है। एफआईआर तो अधिकार है, एफआईआर तो कम से कम लेना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, जुडिशरी में जो हाई प्रोफाइल केस है उनका जो निपटारा है वो काफी जल्दी हो जाता है, मीडिया में आ जाते हैं, हर जगह आ जाते हैं। वो तो मीडिया लेकिन आम आदमी की जो चीजें हैं जो साधारण है उनका नहीं हो पाता। इस पे आप क्या टिप्पणी देंगे कि जुडिशरी भी मीडिया के कहने अनुसार चल रही है? देखिए, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। कानून कहता है जजेस को बायस नहीं होना चाहिए। जी जी। जो भी उस कुर्सी पे प्रेजाइड कर रहा है उसको बायस नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडिया में जो चल रहा है उससे वो प्रभावित तो होता ही है, प्रेशर तो रहता ही है उनके ऊपर भी। और मीडिया ट्रायल बढ़ा है जिसके कारण केसेस में भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा जवाबदेही आप लोगों को भी लेना चाहिए कि जब कोर्ट में मैटर है तो कम से कम उस दिन तक सिर्फ इतना सूचना के रूप में दिखाया जाए। जी जी। और उस पर पूरा परिचर्चा और डिबेट और ये नहीं करना चाहिए। हाँ। और अगर डिबेट करे तो आम आदमी का भी डिबेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सिर्फ हाई प्रोफाइल केसों का ज़्यादा डिबेट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें क्योंकि मीडिया कितना भी कुछ करेगी तो सारा एविडेंस जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करके लाता है, काफ़ी मेहनत होती है उसके पीछे। और कभी भी कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसमें उन सारी बातों को
लेके चलता है, उन लोगों के ऊपर काफी प्रेशर होता है कि भाई बिल्कुल, इसमें एक भी लेकुना, एक भी लूप होल नहीं रहना चाहिए। तो जो एजेंसी उनको वो काम करने देना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको एक न्यूज के रूप में बता दे कि हाँ ऐसे है, लेकिन वो इतना प्रेशर, पूरे दिन का टीआरपी उसी पे बेस्ड होता और है। एजेंसी भी निष्पक्ष नहीं होती ना, नहीं क्योंकि होती। ये चीज होती है तो मीडिया को भी नजर रखनी पड़ती है। नहीं रखे तो ये जब कोर्ट का डिसीजन आ जाए, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, बिल्कुल। एक बार कोर्ट में जो बातें हो जाए तब आप न्यूज के रूप में बोलिए, तब डिबेट कराइए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस समय, उस टाइम पे जिस समय कोर्ट में मैटर चल रहा है, उस समय आप थोड़ा सा मीडिया वाले को साइलेंट रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ क्या क्या तथ्य आ रहा है। आप रिपोर्टिंग करिए, रिपोर्ट का मतलब को पब्लिश क्या आप होता बाद में करिए। रिपोर्ट- जैसे स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम तथ्य पहले रिपोर्ट लेते का हैं, अर्थ ही उसे क्या होता निकालते है? बाद में। रिपोर्ट का अर्थ ही क्या होता है? बिल्कुल, घटना हो उसके बाद आप सूचना दीजिए, बिल्कुल, यही बिल्कुल। रिपोर्ट होता है। बिल्कुल। तो अब जब कोर्ट में चल रहा है मैटर, सब जुडिस है मैटर, उस समय मीडिया ट्रायल करके कहीं ना कहीं आप जजेस के ऊपर प्रेशर बना रही है। अच्छा, एक चीज और है कि और ये बहुत बुरा है, जजेस अगर बायस हो रहे हैं